नमस्कार। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है के बारे में बात करेंगे और इसका वाचन करेंगे। कविता क्या है यह निबंध पहले विचार विधि संग्रह में प्रकाशित हो चुका। तत्पश्चात चिंतामणि भाग में यह निबंध प्रकाशित हुआ। वर्तमान में यह चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित है। तो आचार्य शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध है कविता क्या है। कविता क्या है के अंतर्गत हम जिन बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे उनमें हम देखते हैं कि आचार्य शुक्ल ने इस निबंध में कविता के संबंध में विस्तृत चर्चा की है। और इस विस्तृत चर्चा के अंतर्गत आचार्य शुक्ल जो हैं सबसे पहले बात करते हैं कविता के अर्थ के संबंध में, यानी कि कविता की परिभाषा और अर्थ बताते हैं कि कविता क्या है। इसके पश्चात कविता का कार्य क्या है, कविता क्या कार्य करती है। फिर सभ्यता के आवरण और कविता, यानी कि जिस तरह से मानव सभ्यता का विकास धीरे धीरे होता रहा वैसे वैसे कविता पर इसका क्या प्रभाव दिखाई देता है। फिर कविता और सृष्टि प्रसार, यानी कि कविता के अंतर्गत वर्णन का क्षेत्र क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नर क्षेत्र का चित्रण कविता करती है। फिर मनुष्योत्तर बाह्य प्रकृति का चित्रण भी कविता करती है। और व्यापक स्तर पर कविता समस्त चर और अचर क्षेत्र को लेती है। फिर हम बात करते हैं अगले बिंदु की, जिसमें हम देखते हैं कि आचार्य शुक्ल के अनुसार काव्य और व्यवहार किस तरह से कविता व्यवहार को भी प्रभावित करती है। मनुष्यता की उच्च भूमि पर कविता हमें स्थापित करती है। कविता में भावना या कल्पना का क्या स्थान है। कविता का उद्देश्य यानी प्रयोजन क्या है, जिसमें आचार्य शुक्ल ने मनोरंजन की बात की है, परंतु हम देखेंगे कि आचार्य शुक्ल कहते हैं कि मात्र मनोरंजन कविता का उद्देश्य नहीं है। कविता में सौंदर्य निरूपण किस तरह से होता है, कविता में चमत्कार रहता है, ये चमत्कार किस सीमा तक कविता में रहता है, इसके बारे में आचार्य शुक्ल बात करते हैं। इसके बाद कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए, इस पर बात करते हैं। कविता में अलंकार, और फिर आचार्य शुक्ल कहते हैं कि कविता पर अत्याचार किस रूप में, कि कविता स्तुति और निंदा के लिए भी कविता का प्रयोग होता रहा है, तो ऐसा करना कविता पर अत्याचार है। अंत में आचार्य शुक्ल कहते हैं कि आज कविता की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ गई है, क्योंकि जैसे जैसे सभ्यता का आवरण चढ़ेगा वैसे वैसे कविता की आवश्यकता और अधिक बढ़ती चली जाएगी। तो अब हम इसका वाचन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कविता क्या है। कविता क्या है का अर्थ आचार्य शुक्ल ने यहाँ पर दिया है। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों को लिए हुए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चलता है, और इसी को जीना कहते हैं। कहीं मिलाता और कहीं लड़ता हुआ अंत तक चलता है, और इसी को जीना कहते हैं। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता है उसका नाम है जगत। सबसे पहले तो आचार्य शुक्ल कहते हैं कि मनुष्य भावों, विचारों और व्यापारों को लिए हुए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता है और कहीं उनसे संघर्ष करता हुआ, लड़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये जीना है, और जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह सब होता है उसे हम जगत कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको रेखांकित करेंगे कि जगत किसे कहते हैं। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योग, क्षीण, हानि, लाभ, सुख, दुख आदि से संबद्ध करके देखता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। यानी कि हम अपने व्यक्तिगत सुख दुखों को ही देखते हैं, यानी कि हम बंधे हुए हैं।
इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। यानी कि जब हम व्यक्तिगत सुख दुख से परे होते हैं तब हम मुक्त हृदय होते हैं। अब देखिए आचार्य शुक्ल क्या परिभाषा देते हैं कविता की, बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। अब आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष इसे मानते हैं। ये जो शब्द विधान मनुष्य करता है अपनी मुक्ति साधना, हृदय की मुक्ति साधना के लिए, उसे हम भाव योग कहते हैं और भाव योग जो है कर्म योग और ज्ञान योग के ही समकक्ष है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूति का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता, यानी कि हम व्यक्तिगत सुख दुख से पृथक हो जाते हैं। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। जैसे संसार में अनेक रूप होते हैं, वैसे ही हमारे हृदय में भी अनेक भाव होते हैं। इन अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जब इन सब का प्रकृत सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों या तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती आई है। यानी कि भाव जब दूसरों से जुड़ते हैं तो हम पूरे मनुष्य जाति के साथ, इस जगत के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं, सामंजस्य करते हैं। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युग से ही परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह नर जीवन के आरंभ से ही लुब्ध और क्षुब्ध होता आ रहा है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम मूल रूप और मूल व्यापार, उन्हें मूल रूप या मूल व्यापार कह सकते हैं। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं। यानी कि वे भाव जो मनुष्य में आदिकाल से ही हैं। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष और गूढ़ से गूढ़ तथ्यों को भावों के विषय या आलंबन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों और व्यापारों में परिणत करना पड़ता है। जब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों में नहीं लाए जाते, तब तक उन पर काव्य दृष्टि नहीं पड़ती। अब यहाँ शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि इन भावों के साथ हमारा संबंध है, अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष और गूढ़ से गूढ़ तथ्यों को भावों के विषय या आलंबन बनाने के लिए इन्हें मूल रूपों और मूल व्यापारों में परिणत करना पड़ता है। यानी कि हमारे जो मूल भाव हैं, जो सृष्टि के आरंभ से ही हमारे भीतर हैं, वही हमें विषय को आलंबन बनाते हैं। वही उन्हीं के कारण जो है वो आलंबन हमारे सामने आता है। और जब तक इन मूल मार्मिक रूपों में नहीं लाए जाते, तब तक उन पर काव्य दृष्टि नहीं पड़ती, तब तक काव्य का सृजन नहीं होता। अब देखिए किस तरह से वो कहते हैं कि मूल रूप क्या है। मूल रूप है, देखिए, वन पर्वत नदी नाले निर्झर कछार, तट पर चट्टान वृक्ष लता झाड़ी फूल शाखा पशु पक्षी आकाश मेघ नक्षत्र समुद्र इत्यादि ऐसे ही चिर सहचर रूप है।
यानी कि मनुष्य का आदिम काल से ही इन सब से प्रत्यक्ष संबंध रहा है। खेत, ढुर्री, हल, झोंपड़े, चौपाए इत्यादि भी कुछ कम पुराने नहीं हैं। इसी प्रकार पानी का बहना, सूखे पत्तों का झड़ना, बिजली का चमकना, घटा का घिरना, नदी का उमड़ना, मेह का बरसना, कोहरे का छाना, डर से भागना, लोभ से लपकना, छीनना, झपटना, नदी या दलदल में बाँह पकड़कर निकालना, हाथ से खिलाना, आग में झोंकना, गला काटना, ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य जाति के भावों के साथ अत्यंत प्राचीन साहचर्य है। ऐसे आदिम रूपों और व्यापारों में वंशानुगत वासना की दीर्घ परंपरा के प्रभाव से भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति संचित है। अतः इनके द्वारा जैसा रस परिपाक संभव है, वैसा कल कारखाने, गोदाम, स्टेशन, इंजन, हवाई जहाज, ऐसी वस्तुओं तथा अनाथालय के लिए चेक काटना, स्वहरण के लिए जाली दस्तावेज बनाना, मोटर की चरखी घुमाना या इंजन में कोला झोंकना आदि व्यापारों द्वारा नहीं। यानी कि ये जो प्रकृति के उपादान हैं, वन, नदी, पर्वत, इनके साथ हमारा जैसा जुड़ाव हो सकता है, हमारे भावों की अभिव्यक्ति जैसी इनसे हो सकती है, वैसी आजकल के कल कारखानों, हवाई जहाज या मोटर आदि से नहीं हो सकती है। तो मूल भावों से ही हमें जुड़ना है। प्रकृति के वे उपादान जो हमारे मूल भावों को जागृत करते हैं, उन्हीं के साथ हमें जुड़ना है, तभी कविता की अनुभूति भी हो सकती है और कविता की रचना भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं सभ्यता के आवरण और कविता। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ है, वैसे वैसे हमारे ये मूल भाव जो हैं वो दबने लगे हैं, और इस कारण से जो है कविता इनसे प्रभावित होती जा रही है। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ जो जो मनुष्य के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, त्यों त्यों उनके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न हो गए हैं, छिप गए हैं। उनके मूल रूप भावों के आदिम और सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त और लक्ष्यों की स्थापना होती गई। वासनाजन्य मूल व्यापारों के सिवा बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया। अब हम जो मूल भाव हैं उनकी बजाय, भावनाओं की बजाय जो है बुद्धि से अधिक काम करने लगे हैं। इससे हमारे मूल व्यापार जो है वो दबने लगे हैं। इस प्रकार बहुत से ऐसे व्यापारों से मनुष्य घिरता गया जिनके साथ उनके भावों का सीधा लगाव नहीं है। जैसे आदि में भय का लक्ष्य अपने शरीर और अपनी संतति की रक्षा ही था, पर पीछे गाय, बैल, अन्न आदि की रक्षा आवश्यक हुई। यहाँ तक कि होते होते धान, मान, अधिकार, प्रभुत्व इत्यादि अनेक बातों की रक्षा की चिंता ने घर किया, और रक्षा के उपाय की वासनाजन्य प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार के होने लगे। इसी प्रकार क्रोध, लोभ आदि अन्य भावों के विषय भी अपने मूल रूपों से भिन्न रूप धारण करने लगे। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अपरूप राग कहते हैं। जो मूल भाव थे वो दबते चले गए, और यहाँ पर हम देखते हैं कि अमूर्त चीज़ें जो हैं वो हम पर हावी होने लगी हैं। इसे और स्पष्ट करते हैं। भावों के विषय और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर भी उनका मूल विषयों और मूल व्यापारों से भीतर संबंध जो है भीतर भीतर बना रहा और बना रहेगा। किसी का कुटिल भाई उसे संपत्ति से एकदम वंचित करने के लिए वकीलों की सलाह से एक नया दस्तावेज तैयार करता है। इसकी खबर पाकर वह क्रोध से नाच उठता है। प्रत्यक्ष व्यवहारिक दृष्टि से तो उसके क्रोध का विषय है वह दस्तावेज या कागज का टुकड़ा, पर उस कागज के टुकड़े के भीतर वह देखता है कि उसे और उसकी संतति की अन्न वस्त्र न मिलेगा। उसके क्रोध का प्रकृत विषय न तो वह कागज का टुकड़ा है और न उस पर लिखे हुए काले काले अक्षर। ये तो सभ्यता के आवरण मात्र हैं। यानी कि लिखा हुआ कागज जिसे देखकर वह व्यक्ति क्रोध कर रहा है, वह क्रोध का विषय नहीं है। यह क्रोध का विषय तो सभ्यता के आवरण के कारण है। अतः उसके क्रोध में जो वही मूल भाव छिपा हुआ है, और उसके क्रोध में जिसके सामने का भोजन उस
कुत्ते के क्रोध में जिसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है, काव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं है, केवल विषय के थोड़े रूप बदलकर आने का भेद है। इसी रूप बदलने का नाम है सभ्यता। इस रूप बदलने से होता यह है कि क्रोध आदि को भी अपना रूप कुछ बदलना पड़ता है। वह भी कुछ सभ्यता के साथ अच्छे कपड़े लत्ते पहनकर समाज में आता है, जिससे मारपीट, छीन खसोट आदि भत्ते समझे जाने व्यापारों का कुछ निवारण होता है। पर यह प्रच्छन्न रूप वैसा मार्मिक नहीं हो सकता। इसी से इस प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक प्रमुख अंग है। ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पर्दों को हटाना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट है, ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। ऊपर जिस क्रुद्ध व्यक्ति का उदाहरण दिया गया, वह यदि क्रोध से छुट्टी पाकर अपने भाई के मन में दया का संचार करना चाहेगा, तो क्षोभ के साथ उससे कहेगा, भाई तुम यह सब इसलिए कर रहे हो ना कि तुम पक्की हवेली में बैठकर हलवा पूरी खाओ और मैं एक झोंपड़ी में बैठा सूखे चने चबाऊं। तुम्हारे लड़के दोपहर को भी दुशाले ओढ़कर निकले और मेरे बच्चे रात को भी ठंड में कांपते रहे। यह हुआ प्रकृत रूप का प्रत्यक्षीकरण। इसमें सभ्यता के बहुत सारे आवरण को हटाकर वे मूल गोचर रूप में रखे गए हैं, जिनसे हमारे भावों का सीधा लगाव है और जो इस कारण भावों को उत्तेजित करने में अधिक समर्थ है। कोई बात जब इस रूप में आएगी, तभी उसे काव्य का उपयुक्त रूप प्राप्त होगा। तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया। इस वाक्य में रसात्मकता नहीं। इसी बात को ध्यान में रखकर ध्वनिकार ने कहा है कि कवि जो है वो मूल रूप को हमारे सामने रखता है। देखिए, देश की वर्तमान दशा के वर्णन में यदि हम केवल इस प्रकार के वाक्य कहते जाएं कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धान विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है, तो ये छंदोबद्ध होकर भी काव्य पद के अधिकारी न होंगे। सारांश यह है कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूप तक जाना होगा, जो मूर्त और गोचर होंगे। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे, तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा न हो सकेगा। यानी कि हमें ये दिखाना है कि हम इसके पीछे मूल भाव क्या है। तो मूल भाव को दिखाने से ही कविता प्रभावशाली बनती है। भावों के अमूर्त विषयों की तह में और में भी मूर्त और गोचर रूप छिपे मिलेंगे। ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि जहाँ पर भावों के जो अमूर्त विषय हमें दिखाई दे रहे हैं, उनके भीतर भी उसके गोचर रूप ही दिखाई देते हैं। जैसे यशोलिप्सा में कुछ दूर भीतर चलकर उस आनंद के उपभोग की प्रवृत्ति छिपी हुई पाई जाएगी, जो अपनी तारीफ कान में पड़ने से हुआ करती है। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यानी कि काव्य से हम सिर्फ अर्थ ही नहीं ग्रहण करते, बिंब यानी कि हम चित्र भी ग्रहण करते हैं। जो वर्णन हम सुनते हैं, उससे हमारे सामने वह चित्र उभर जाता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषयों का ही हो सकता है, यानी कि जिसे हम देख सुन अनुभव कर सकते हैं, ऐसे विषयों से ही बिंब बन सकता है। तो यानी कि जो हम सुन करके, सूंघ करके, स्पर्श करके, देख करके ग्रहण करते हैं, उन्हीं विषयों से बिंब बनते हैं और यही बिंब जो है वो हमारे सामने कविता उपस्थित करती है। यहाँ पर वो उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से, देखिए, कि रुपए का 1.5 पाव घी मिलता है। इस कथन से कल्पना में यदि कोई बिंब की या मूर्ति उपस्थित होगी, तो वह तराजू लिए बनिए की होगी, जिससे हमारे करुण भाव का कोई लगाव न होगा। यानी कि तराजू को देख करके ये तो सभ्यता का आवरण हो गया और बाहरी चीज़ हो गई। इससे हमारे सामने कोई बिंब उपस्थित नहीं होगा, ना ही करुणा। लेकिन बहुत कम लोगों को घी खाने को मिलता है। अधिकतर लोग
सूखी खाकर रहते हैं। इस तथ्य तक हम अर्थ ग्रहण परंपरा द्वारा इस चक्कर के साथ पहुंचते हैं। 1 रुपये का बहुत कम घी मिलता है, इससे रुपए वाले ही घी खा सकते हैं, पर रुपए वाले बहुत कम है, इससे अधिकांश जनता घी नहीं खा सकती, रूखी सूखी खाकर रहती है। यानी कि रुपए का 1.5 पाव घी मिलता है, तो इससे हम ये बिंब ग्रहण करते हैं कि अधिकांश जनता जो है वो रूखी सूखी खा करके ही रहती है। तो ये बिंब जो है हमारे सामने आ जाता है। अब हम बात करते हैं कविता और सृष्टि प्रसार, यानी कि कविता का प्रसार कहाँ तक है, कविता में जो विषय वस्तु है वो कहाँ तक फैली रहती है, कविता का वर्ण्य विषय क्या रहता है। आचार्य शुक्ल कहते हैं, हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों को भावना के सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसके भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है। यदि अपने भावों को समेटकर मनुष्य अपने हृदय को शेष सृष्टि से किनारे कर ले या स्वार्थ की पशु प्रवृत्ति में ही लिप्त रखे तो उसकी मनुष्यता कहाँ रहेगी। ये पहले भी हमने बात की है कि कविता क्या करती है, हमारे हृदय को खोलती है, हमें सारे विश्व के साथ जोड़ती है। तो यदि अपने भावों को समेटकर अपने तक रहेंगे तो ये पशु प्रवृत्ति है। यदि वह लहलहाते हुए खेतों और जंगलों, हरी घास के बीच घूम घूम कर बहते हुए नालों, काली चट्टानों पर चांदी की तरह ढलते हुए झरनों, मंजरियों से लदी हुई अमराइयों, पटपर के बीच खड़ी झाड़ियों को देख क्षण भर लीन न हुआ, यदि कलरव करते हुए पक्षियों के आनंदोत्सव में उसने योग न दिया, यदि खिले हुए फूलों को देख वह न खिला, यदि सुंदर रूप सामने पाकर उसकी भीतरी कुरूपता का उसने विसर्जन न किया, यदि दीन दुखी का आर्तनाद सुन वह न पसीजा, यदि अनाथों और अबलाओं पर अत्याचार होते देख क्रोध से न तिलमिलाया, यदि किसी बेढब और विनोदपूर्ण दृश्य या उक्ति पर न हंसा, तो उसके जीवन में क्या रह गया। इस विश्व काव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न न हुआ, उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा ही समझना चाहिए। काव्य की दृष्टि, अब कहते हैं कि काव्य की दृष्टि कहाँ कहाँ पर रहती है। काव्य की दृष्टि कहीं तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है, यानी कि मनुष्य का चित्रण करती है, उसके व्यापारों का चित्रण करती है। दूसरा मनुष्यतर बाह्य सृष्टि की ओर, तीसरा जो है वो है समस्त चर और अचर जो सृष्टि है उस पर कविता की दृष्टि रहती है। सबसे पहले वो शुक्ल जी बात करते हैं कि पहले नर क्षेत्र को लेते हैं। आप देखिए कि जिस तरह से हमारे यहाँ काव्य रचना होती आई है उसमें आदिकाल से ही, चाहे वो खंड काव्य हैं चाहे वो महाकाव्य हैं, सब में मनुष्य चरित्र का ही चित्रण होता रहा है और मनुष्य का यही रूप जो है वो आलंबन के रूप में हमारे सामने आता है। तो इसी को आचार्य शुक्ल जो है वो कह रहे हैं कि पहले नर को लेते हैं। संसार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र के भीतर हुई है। नरत्व की बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति के नाना संबंधों और पारस्परिक विधानों का संकलन या उद्भावना ही काव्यों में मुक्तक हो या प्रबंध अधिकतर पाई जाती है। प्राचीन महाकाव्यों और खंड काव्यों के मार्ग में यद्यपि शेष 2 क्षेत्र भी बीच बीच में पड़ जाते हैं। शेष 2 यानी कि मनुष्यतर बाह्य सृष्टि और समस्त चर अचर भी वो मिलते हैं, लेकिन मनुष्य सृष्टि यानी कि नर क्षेत्र जो है वो चित्रित है। पर मुख्य यात्रा नर क्षेत्र के भीतर ही होती है। वाल्मीकि रामायण में यद्यपि बीच बीच में ऐसे विशद वर्णन बहुत मिलते हैं जिनमें कवि की मुग्धा दृष्टि प्रधानतः मनुष्यतर बाह्य प्रकृति के रूप जाल में फंसी पाई जाती है, पर उसका प्रधान विषय लोक चरित है। और प्रबंध काव्यों के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। रहे मुक्तक या फुटकल पद्य, वे भी अधिकतर मनुष्य की ही भीतरी बाहरी प्रवृत्तियों से संबंध रखते हैं। साहित्य शास्त्र की रस निरूपण पद्धति में आलंबनों के बीच बाह्य प्रकृति को स्थान नहीं मिला है, वह उद्दीपन मात्र मानी गई है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मनुष्य जो है वो नर श्रेष्ठ क्षेत्र के भीतर रहती है। और हम ये देखते हैं कि साहित्य क्षेत्र में जब हम रस की बात करते हैं, रस में तो हम देखते हैं आलंबन के रूप में जब हमारे सामने आलंबन की बात आती है तो हम नर मनुष्य को ही आलंबन के रूप में ग्रहण करते हैं, ना कि प्रकृति को।
प्रकृति जो है वो उद्दीपक का कार्य करती है, उद्दीपन मात्र के रूप में आती है। तो हम देखते हैं कि श्रृंगार के उद्दीपन रूप में भी में जो प्रकृति के दृश्य लाए जाते हैं उसके प्रति रति भाव नहीं होता है। जो भाव जागृत होता है वो नायक या नायिका के मन में और नायक या नायिका को देखकर होता है। वे दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रीति को उद्दीप्त करने वाले होते हैं, स्वयं प्रीति के आलंबन या पात्र नहीं होते। संयोग वे सुख को बढ़ाते हैं और वियोग में वो काटने को दौड़ते हैं, यानी कि वियोग को बढ़ाते हैं। जिस भावोद्रेक और जिस ब्योरे के साथ नायक और या नायिका के रूप का वर्णन किया जाता है, उस भावोद्रेक और उस ब्योरे के साथ उनका नहीं, प्रकृति के उपादानों का नहीं। कहीं कहीं तो उनके नाम गिनाकर ही काम चला लिया जाता है, यानी कि सिर्फ विवरणात्मक पद्धति प्रकृति के जो उपादान हैं उनके सिर्फ नाम गिना दिए जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि नर क्षेत्र का चित्रण जो है वो कवि के द्वारा किया जाता है और नर क्षेत्र में नायक या नायिका आदि ही आलंबन के रूप में ग्रहण होते हैं। प्रकृति जो है वो आलंबन नहीं बनती है हमारे प्रेम का, हमारे भावों का। मनुष्य के रूप, व्यापार या मनोवृत्ति के सादृश्य, साधर्म्य की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तुएं व्यापार आदि लाए जाते हैं उनका स्थान भी गुण ही समझना चाहिए। वे नर संबंधी भावना को ही तीव्र करने के लिए रखे जाते हैं। वे प्रकृति के जो उपादान है वो हमारी भावनाओं को उद्दीप्त करने का काम करते हैं। अब दूसरे बिंदु पर हम आते हैं। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का आलंबन रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में पाया जाता है। कहाँ प्रकृति का ग्रहण आलंबन रूप में हुआ है इसका पता वर्णन की प्रणाली से लग जाता है। पहले कह आए हैं कि किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण दो प्रकार से हो सकता है, एक तो बिंब ग्रहण और अर्थ ग्रहण। कोई भी वस्तु जो है हम किस रूप में ग्रहण करते हैं, कोई भी शब्द हमने लिया, काव्य में वर्णन आया, तो या तो हम उसका अर्थ ग्रहण करेंगे और या हम उसका बिंब ग्रहण करेंगे। तो कविता हमने बात की कि कविता सिर्फ अर्थ ग्रहण नहीं है बल्कि कविता क्या कराती है, बिंब ग्रहण कराती है। इसके लिए वो उदाहरण देते हैं कि किसी ने कहा कमल। अब इस कमल पद का अर्थ का ग्रहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई लिए हुए सफ़ेद पंखुड़ियों और झुके हुए नाल आदि के सहित एक फूल की मूर्ति मन में थोड़ी देर के लिए आ जाए या कुछ देर बनी रहे। और इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कोई चित्र उपस्थित न हो, केवल पद का अर्थ मात्र समझकर काम चला लिया जाए। काव्य के दृश्य चित्रण में पहले प्रकार का संकेत ग्रहण अपेक्षित होता है और व्यवहार तथा शास्त्र चर्चा में दूसरे प्रकार का। तो यानी कि हम बिंब ग्रहण करते हैं, जो चित्र हमारे सामने आता है वो काव्य में होता है और शब्द का अर्थ ग्रहण जो है वो व्यवहार या शास्त्र चर्चा में आता है। बिंब ग्रहण वही होता है जहाँ कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग, वर्ण, आकृति तथा उसके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है। बिना अनुराग के ऐसे सूक्ष्म ब्योरों पर न दृष्टि जा सकती है न रम ही सकती है। अतः जहाँ ऐसा पूर्ण और संश्लिष्ट चित्रण मिले वहाँ समझना चाहिए कि कवि ने बाह्य प्रकृति को आलंबन के रूप में ग्रहण किया है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि का यह हेमंत वर्णन लीजिए। यहाँ पर हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। वन की भूमि जिसकी हरी हरी घास ओस गिरने से कुछ कुछ गीली हो गई है, तरुण धूप के पड़ने से कैसी शोभा दे रही है। अत्यंत प्यासा जंगली हाथी बहुत शीतल जल के स्पर्श से अपनी सूंड सिकोड़ लेता है। बिना फूल के वन समूह कोहरे के अंधकार में सोए से जान पड़ते हैं। नदियाँ जिनका जल कोहरे से ढका हुआ है और जिनमें सारस पक्षियों का पता केवल उनके शब्द से लगता है। हिम से आर्द्र बालू के तटों पर से ही पहचानी जाती है। कमल जिनके पत्ते जीर्ण होकर झड़ गए हैं, जिनकी केसर कणिकाएं टूट फूट छितरा गई हैं, पाले से ध्वस्त होकर नाल मात्र खड़े हैं। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का इसी रूप में ग्रहण कुमार संभव के आरंभ तथा रघुवंश के बीच बीच में मिलता है। नाटक यद्यपि मनुष्य ही की भीतरी बाहरी प्रवृत्तियों के प्रदर्शन के लिए लिखे जाते हैं और भवभूति अपने मार्मिक और तीव्र अंतर्वृत्ति विधान के लिए प्रसिद्ध हैं, पर उनके उत्तर रामचरित में कहीं कहीं बाह्य प्रकृति के बहुत ही सांग और संश्लिष्ट खंड चित्र पाए जाते हैं।
पर मनुष्योत्तर बाह्य प्रकृति को जो प्रधानता मेघदूत में मिली है वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं। पूर्व मेघ तो यहाँ से वहाँ तक प्रकृति की ही एक मनोहर झांकी या भारत भूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान है, यानी कि प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है। जो इस स्वरूप के ध्यान में अपने को भुलाकर कभी कभी मगन हुआ करता है, वह घूम घूम कर वक्तृता दे न दे, चंदा इकट्ठा करे या न करे, देशवासियों की आमदनी का औसत निकाले न निकाले, सच्चा देश प्रेमी है। मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है न कला की विचित्रता, वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी सादी प्रेम दृष्टि। अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूप में, कहीं रूखे बेडोर और कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके इन सब रूपों में लीन होता है, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना सुख भोग नहीं बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसून प्रसार के सौरभ संचार मकरंद लौलुप मधुप गुंजार कोकिल कूजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर इत्यादि की ही चर्चा किया करते हैं, वे विषय या भोगलिप्सु हैं। इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास हिमबंधु मंडित मरकताभ द्वादश जाल शाद्वल जाल अत्यंत विशाल गिरी शिखर से गिरते हुए जल प्रपात के गंभीरता से उठी हुई सीकर निहारिका के बीच विविध वर्ण स्फुरण की विशालता भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं, वे तमाशबीन हैं, सच्चे भावुक या सहृदय नहीं। प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रमने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि कालिदास भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। पिछले खेमे के कवियों में मुक्तक रचना में तो अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख मात्र उद्दीपन की दृष्टि से किया है। प्रबंध रचना में जो थोड़ा बहुत संश्लिष्ट चित्रण किया है वह प्रकृति की विशेष रूप विभूति को लेकर ही। अंग्रेजी के पिछले कवियों में वर्ड्सवर्थ और की दृष्टि सामान्य चिर परिचित सीधे साधे प्रशांत और मधुर दृश्यों की ओर रहती थी, पर शैली की असाधारण भव्य और विशाल की ओर। साहचर्य संभूत रस के प्रभाव से सामान्य सीधे साधे चिर परिचित दृश्यों में कितने माधुर्य की अनुभूति होती है। पुराने कवि कालिदास ने वर्षा के प्रथम जल से सिक्त तुरंत की जोती हुई धरती तथा उसके पास बिखरी हुई भोली चितवन वाली ग्राम वनिताओं में साफ सुथरे ग्राम चैत्यों और कथा कोविद ग्राम विद्धों में इसी प्रकार के माधुर्य का अनुभव किया था। आज भी इसका अनुभव लोग करते हैं। बाल्य या कौमार्य अवस्था में जिस पेड़ के नीचे हम अपनी मंडली के साथ बैठा करते थे, चिड़चिड़ी बुढ़िया की जिस झोंपड़ी के पास से होकर हम आते जाते थे, उसकी मधुर स्मृति हमारी भावना को बराबर लीन किया करती है। बुढ़ी की झोंपड़ी में न कोई चमक दमक थी, न कला कौशल का वैचित्र्य। मिट्टी की दीवारों पर फूस का छप्पड़ पड़ा था। नींव के किनारे चढ़ी हुई मिट्टी पर सत्यानाशी के नीलाभ हरित कंटीले कटावदार पौधे खड़े थे, जिनके पीले फूलों के गोल संपुटों के बीच लाल लाल बिंदियां झलकती थी। सारांश यह है कि केवल असाधारणत्व की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचर्यों की वंश परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती है, वे ही पूरे सहृदय भावुक कहे जा सकते हैं। वन और ग्रामीण दोनों प्रकार के जीवन प्राचीन हैं। दोनों पेड़ पौधों पशु पक्षियों नदी नालों और पर्वत मैदानों के बीच व्यतीत होते हैं, अतः प्रकृति के अधिक रूपों के साथ संबंध रखते हैं। हम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से संबंध तोड़कर बड़े बड़े नगरों में आ बसे हैं, पर उसके बिना रहा नहीं जाता। प्रकृति से हम जुड़े रहे हैं तो प्रकृति से हमने ये नाता तोड़ लिया है, हम महानगरों में आकर के रहने लगे हैं। लेकिन आचार्य शुक्ल कहते हैं कि प्रकृति हमसे नाता नहीं तोड़ सकती है, वह न ही तोड़ती है।
देखिए वो क्या कहते हैं कि हम उन्हें हर वक्त पास न रखकर एक घेरे में बंद करते हैं और कभी कभी मन बहलाने के लिए उनके पास चले जाते हैं। हमारा साथ उनसे भी छोड़ते नहीं बनता। कबूतर हमारे घर के छज्जों के नीचे सुख से सोते हैं। गोरैया हमारे घर के भीतर आ बैठते हैं। बिल्ली अपना हिस्सा या तो म्याऊं म्याऊं करके मांगती है या चोरी कर से ले जाती है। कुत्तों घर की रखवाली करते हैं और वासुदेव जी कभी कभी दीवार फोड़कर निकल पड़ते हैं। बरसात के दिनों में जब सुर्खी चूने की कढ़ाई की परवाह न कर हरी हरी घास पुरानी छत पर निकलने लगती है, तब हमें उसके प्रेम का अनुभव होता है। वह मानो हमें ढूंढती हुई आती है और कहती है, तुम मुझसे क्यों दूर दूर भागे फिरते हो। यानी कि प्रकृति हर समय हमें घेरे रहती है, हम चाहे उससे नाता तोड़ते रहें। जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं, उनमें उस रागात्मक सत्व की कमी है जो व्यक्त सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के व्यापक तत्व का आभास देता है। संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव से अंतर्भूत है। अतः बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इस सत्व रस के प्रभाव से पहुंचता है। इस प्रकार अंत में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियों का सामंजस्य या समन्वय हो जाता है। इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती। यानी कि प्रकृति और मनुष्य एक हो जाते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हम अगली क्लास में शेष भाग पढ़ेंगे, कविता क्या है।